Today's topic is Turkish Constitution, its salient features, and Sumber Shahzad. What are the salient features of the Turkish Constitution? 13 are the salient features. First, based on Kamaliyat ya Kamalism, secular in nature, national language, supremacy of the constitution, partly rigid and partly flexible, balanced separation of power. Government is the mixture of the parliamentary and presidential form of the government. Unicameral legislature, independent judiciary, rights and obligation, right to form political parties, proclamation of the emergency, imposition of the martial law. तो ये जो है 13 हमारे पास सेलेंट फीचर्स हैं, इनको हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या है, बेस्ड ऑन कमालियत। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक प्रेम्बल है जो कि बताता है कि कमालियत जो है ना, कमालिज्म जो है वो टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, जो टर्की है उसका कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम कमालिज्म पे बेस्ड होगा। ठीक है, कमालियत के जो है ना 6 रोज थे जो है भी, जिनमें रिपब्लिकनिज्म के हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, वो लोगों की मर्जी से आएगा। पॉपुलिज्म के पॉपुलैरिटी की बेस पे, मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी होगी, पॉपुलैरिटी की बेस पे कोई भी लॉ पास होगा या नहीं होगा। नेशनलिज्म, अपनी स्टेट से मोहब्बत या अपनी नेशन, टर्किश नेशन से बहुत मोहब्बत होगी। अच्छा, लेसिज्म, ये लेसिज्म क्या है, सेकुलरिज्म है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। स्टेटिज्म, स्टेटिज्म में आप समझ लो कि स्टेट सबसे सुपीरियर है, आप लॉयल होगी अपनी स्टेट के साथ और उसको हर जगह सबसे ऊपर रखोगे। रिफॉर्मिज्म, इंस्टीट्यूशंस में टोटली रिफॉर्म आ जाएगी। अब अगर देखा जाए ना तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जब बना था ना, समझने कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद भी 2-3 दफा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, लेकिन कमालिज्म को इन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें ये 6 एरोज भी शामिल किए गए हैं। रिफॉर्मिज्म में इन्होंने रिफॉर्म करना था कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको सेकुलर बेसिस पे। ठीक है, तो जब हम ना टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ऑफ द मिलिट्री पढ़ेंगे ना, तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकोगे कि क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में 177 आर्टिकल्स और 7 चैप्टर्स हैं और ये जो कमालिज्म के 6 एरोज हैं या कमालियत के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते। मिलिट्री इसकी गार्डियन बनकर मतलब मुल्क में मौजूद है और जब भी किसी भी सिविलियन रूलर ने ये कोशिश की है कि कमालियत के किसी भी मतलब पॉइंट को, प्रिंसिपल को खत्म कर दें, तो मिलिट्री में कू करने की कोशिश की है। ठीक है, तकरीबन 6 कू हो चुके हैं, मिनी और मेजर सबको मिला के। फर्स्ट क्या है, सेकुलर इन नेचर, सॉरी सेकंड है सेकुलर इन नेचर। प्रियम्बल है टर्की का, वो कह रहा है कि टर्की एक सेकुलर स्टेट रहेगी, टर्की में कोई भी रिलीजन नहीं होगा, जितने भी लोग हैं वो सब जो है वो एक ही लाठी से हाँके जाएंगे, सब बराबर होंगे, सबको अपने जो है वो मजहब पे अमल करने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं रिलीजन के साथ। और जितने भी फैमिली लॉस है ना, मुस्तफा कमाल पाशा ने वो यूरोप से अडॉप्ट किए थे। ठीक है, उन्होंने इस्लाम के किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बल्कि बहुत सारे इस्लामिक लॉज को तो खत्म कर दिया था। मतलब आप स्कार्फ नहीं पहन सकते, आप टोपी नहीं पहन सकते सर पे, और इस तरह की फजूल फजूल सी चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई थी। तो अगर क्योंकि क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लड़ी थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मिलिट्री ने लड़ी थी, और मिलिट्री जो है ना वो एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, क्योंकि खिलाफत खत्म हो गई थी और इन्होंने ही खिलाफत खत्म की थी, और मुस्तफा कमाल पाशा ने मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी थी। वो खुद भी मिलिट्री मैन था और मिलिट्री सेकुलर इंस्टीट्यूट था, तो उसने उसी बेसिस पे ना पूरी कंट्री को रिफॉर्म करने की कोशिश की। फाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है कि तमाम लोग इक्वल हैं, उनको इक्वल राइट्स मिले जाएंगे, और कोई भी किसी भी बेसिस पे, ना रिलीजन का, क्रीड, कलर, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सब जो है वो टर्किश लोग हैं, टर्किश एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, सब एक बराबर है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल लैंग्वेज। टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही ये बात लिखी हुई है कि मुल्क की कौमी जबान जो है वो
टर्किश जबान होगी। अब आप सब जानते हो कि मुल्क में टर्किश जबान काफी अर्से से चली जा रही है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो थी ना, तो ये ऑटोमन एम्पायर में ना टर्किश अल्फाबेट जो है ना वो अरेबिक फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अरेबिक अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। और 1920 के बाद इन अल्फाबेट्स को चेंज कर दिया, लैटिन बेस्ड मॉडर्न टर्किश अल्फाबेट आ गया। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने इन चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने अरेबिक जो है स्क्रिप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। ठीक है, और वो उसकी जगह लैटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स लेकर आए थे, जिसमें 29 अल्फाबेट्स हैं। और वो जो अब आप मॉडर्न टर्की की जबान देखते हो जो अजीबोगरीब से लिखी होती है, वो लैटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, वो मुस्तफा कमाल पाशा ने चेंज की थी लैंग्वेज में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज बता दी है, कौन कौन सी जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो कहाँ कहाँ रह के किस किस अफेयर में रह के काम करेगी। ठीक है, तो जो है वो आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीका मुकर्रर कर दिया हर किसी के लिए, तो वो उस तरीके के अगेंस्ट जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बन सकता। ठीक है, और क्या है, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, उनके साथ अपने बाइंड रहना है। ठीक है, मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को हर फील्ड में फॉलो करना है, सिंपल सी बात। अच्छा, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मतलब पता है कि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है कि अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। अब पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो प्रोविजंस जो है वो कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट को प्रपोज करने के लिए, और अगर 2/3 मेजोरिटी फेवर में आ जाएगी तो अमेंडमेंट हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें 51% मेजोरिटी भी है ना आपके पास, तो भी आप उनको नहीं चेंज कर सकते। वो क्या है? वो सारे रिफॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं जो मुस्तफा कमाल पाशा ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाए। ठीक है, उनको आइडियल एंड कल्चरल लेगेसी कहा जाता है मॉडर्न टर्की की, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कभी भी निकाले नहीं जा सकते, इसलिए ये पार्टली रिजिड है। नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस्ड सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए, स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया है। हर ऑर्गन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मौजूद है जिसमें मतलब आप समझ लें कि एज कितनी होगी, काम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हर चीज बता दी गई। ठीक है, तो वेल समझ लें कि सेपरेशन ऑफ पावर है, वेल बैलेंस्ड सेपरेशन ऑफ पावर है, हर किसी का स्फीयर डिफाइंड है, हर किसी के फंक्शंस डिफाइंड है, उसमें रह के काम करते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन आप सब जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छा खासा हो तो क्या होता है, डेस्पोटिज्म अराइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखा गया ताकि डेस्पॉट ना हो जाए कोई भी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के में कोई ना कोई थोड़ा बहुत चेक रहे। ठीक है, तो ये चीज रखी गई है। देन हमारे पास क्या है? मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब आप जानते हो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ मिक्सचर है। लेकिन अगर हम देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस में, तो हमें नजर आता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अब आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन उससे अपॉइंट कौन करता है? उससे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। उसके जितने भी कोलीग्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? उनको प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कहाँ से लेकर आता है उन सबको? लेजिस्लेचर से लेकर आता है। ठीक है, लेजिस्लेचर से लेकर आता है और उनको अपॉइंट करता है। तो पार्लियामेंट्री हो गया ना। फिर प्राइम मिनिस्टर है, वो जितने भी काम कर रहा है और उसकी कैबिनेट जितने भी काम कर रही है, उन सबको ग्रैंड नेशनल असेंबली या टर्किश लेजिस्लेचर अकाउंटेबल करता है, उनसे सवालात पूछ सकता है, उनके अगेंस्ट
मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, मतलब कैबिनेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली मोशन तो आ ही नहीं सकती, और पार्लियामेंट तो कभी भी किसी भी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल नहीं रख सकती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, तो ये पार्लियामेंट्री फीचर है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास के स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स भी दे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें क्या होता है पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे दी जाती है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको क्या है कि लॉ बनाने की पावर दे दी गई है। अब वो लॉ बनाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें क्या करना होता है, लॉ का पर्पस, लॉ का स्कोप, प्रिंसिपल्स और ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिक्री हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ टू द पार्लियामेंट, ये सब कुछ उन्हें पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि पर्पस क्या है हमारा, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, ड्यूरेशन कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डिक्री हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ वो क्या है, पार्लियामेंट को सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। फिर पार्लियामेंट जो है वो अमेंड भी कर सकती है और इनवैलिडेट भी कर सकती है ये सब डिक्रीज, मतलब आप समझिए कि मिनिस्टर्स ने लॉ बनाया, सारा कुछ इन्हें बता दिया, अब इन्होंने गजट में पब्लिश भी करवा दिया, लेकिन ग्रैंड नेशनल असेंबली को समझ नहीं आया। ग्रैंड नेशनल असेंबली क्या करेगी, इनको अमेंड कर देगी या इनवैलिडेट करार कर देगी, ठीक है। तो अब मतलब लॉ पास हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया इसे मानने से, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है और उसको बहुत सारे रूल्स असाइड है। प्रेसिडेंट ही जो है वो फॉरेन अफेयर्स देखता है, डिप्लोमेट्स को रिसीव करता है, निगोशिएट करता है, साइन करता है ट्रीटीज को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इवन के प्राइम मिनिस्टर को वो अकाउंटेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर उसको, प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के थ्रू घर भी भेज सकते हैं। तो ये मिक्सचर है, ठीक है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फिर है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, सिर्फ एक ही हाउस है, उस हाउस का क्या नाम है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये तमाम कानून बनाती है टर्की के लिए, ठीक है। अमेंडमेंट, रिपील, एब्रोगेशन जो भी करना है इसका काम है। इसमें मेंबरान की तादाद तकरीबन 600 होती है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यूनिवर्सल सफराज के थ्रू। उसके बाद 87 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर्स, फंक्शंस जो है वो डिफाइन करता है ग्रैंड नेशनल असेंबली के कि वो क्या क्या काम कर सकती है। और आप सब जानते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ग्रैंड नेशनल असेंबली रिस्पॉन्सिबल भी करती है, ठीक है, अकाउंटेबल भी करती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक प्रोमिनेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 138 जो है वो कहता है कि जो भी जजेस है ना वो अपने काम में बिल्कुल आजाद है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी जजमेंट देंगे हर केस में। कोई भी दूसरा ऑर्गन स्टेट का, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिशियल किसी भी जज को, कोर्ट के किसी भी जज को ना ऑर्डर्स दे सकती है ना इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ठीक है, कि वो किस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। तो जुडिशरी क्या होती है, न्यूट्रल रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है अपने फैसलों में, क्योंकि कोई भी ऑर्गन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देन हमारे पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का एक सिस्टम है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और ऑब्लिगेशंस लोगों के बता दिए गए कि क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। मतलब आप पॉलिटिकल लिबर्टी है, स्पीक मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अकाउंटेबल भी कर सकते हो मिनिस्टर्स को, मतलब बहुत सारी लिबर्टीज दी गए हैं, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। और इन राइट्स ऑब्लिगेशंस को नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इमरजेंसी की केस है या मार्शल लॉ लगा दिया है कंट्री में तो ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लीड कर सकता है या अपनी पार्टी बना सकता है। तो ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी इंश्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों की। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, ठीक है।
कंट्री के किसी भी हिस्से में या पूरी कंट्री में, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा की इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते, वो 6 महीने से कम की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कम की या 6 महीने तक की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं। फिर हमारे पास है मार्शल लॉ, इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ। ये टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्यूलियर फीचर है। ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ लगाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ लगाने की इजाजत देता है। अगर सिविलियन गवर्नमेंट अपना काम करने में फेल हो जाए तो मार्शल लॉ लग सकता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते हैं 6 महीने के लिए या उससे कम के टाइम के लिए, पूरी कंट्री में या किसी भी पार्ट में, कंट्री के किसी भी पार्ट में। लेकिन प्रपोजल देना पड़ेगा पार्लियामेंट में पहले, और अगर लेजिस्लेचर का सेशन नहीं हो रहा तो स्पेशल सेशन बुलाएंगे आप, और उसमें अपना प्रपोजल रखेंगे और उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करवाएंगे, और जब वो पास हो जाएगा तो आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं कंट्री में, वरना नहीं। तो ये हमारे पास सेलिंग फीचर्स है टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बारे से कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।